सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 4। तो पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक मोटर, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग। तो ये वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, ये करंट के टाइप से वो क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो ये एक प्रिंसिपल है, उसके वजह से ही इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में कैसा था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये प्रिंसिपल है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शन करता है। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, यानी उसके ऊपर फंक्शन करता है, प्रिंसिपल है वो। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो वो मैं आपको पहले टेक्सचुअल डेफिनेशन बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये इसका मतलब क्या होता है, इंडक्शन ऑफ करंट। इंडक्शन यानी क्या, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या, इलेक्ट्रिक करंट को बनाना, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना। या फिर अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी मैंने आपको बताया था कि ना जनरेट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। तो वो एक फॉर्म से कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम लोग को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बनाना है, यानी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी परफॉर्म करना, यानी उससे बनाना है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो क्या करता है, प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में, और वो कंडक्टर कहाँ होना चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैं आपको एक ड्राइंग बताता हूँ, डायग्राम है। तो ये एक सर्किट है बेसिक हम लोग का, और इसको मैंने नीचे एक गैल्वेनोमीटर में फिट किया है। ये है गैल्वेनोमीटर और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जैसे अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, तो ऐसे ही स्पीडोमीटर होता है, तो वैसे ये गैल्वेनोमीटर है। तो जो स्पीडोमीटर होता है बाइक में, कार में, व्हीकल्स में, तो वो स्पीड हम लोग को बताता है। एमीटर क्या होता है, जो कितना अमाउंट का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें बताता है एमीटर। वोल्ट मीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे, करंट सपोज यहाँ से फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो ऐसे टर्न होगा। करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर का निडल यहाँ पर टर्न होगा। तो ये एक मैंने ये कंडक्टर है और कंडक्टर को मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, और इसको कनेक्ट नहीं किया है, दूर मैंने एक कॉइल बनाया है, एक कॉइल है, और ये कॉइल को मैंने एक सोर्स दिया है, पावर सोर्स है, ये पूरा एक सोर्स है। तो ये यहाँ से स्विच है, एक स्विच है। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर एक स्विच है। अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा और नेगेटिव टर्मिनल्स पे एंड होगा। तो जैसे मैं सर्किट कंप्लीट करता हूँ, यानी स्विच ऑन करता हूँ, तो करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये कंडक्टर के आसपास एक टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको डिस्प्लेस करना है, इसको चेंजिंग करना है। अगर इसको हम डिस्प्लेस करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, डिस्टर्ब होगा, और इसके वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होगा तो ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर सपोज यहाँ से करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर का निडल यहाँ पर पॉइंट करेगा, यहाँ से फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर का निडल यहाँ पॉइंट करेगा। तो इसके वजह से हम लोग को पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। और ये जो कॉइल है, अगर मैं इसको स्टेशनरी रखता हूँ और इसको अगर मूव करता हूँ तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और अभी आप बताओगे कि डेफिनेशन में ऐसा नहीं था, क्योंकि डेफिनेशन में मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको चेंज करने का बोला था। लेकिन अगर हम इसको भी अगर मूव करते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है, और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या फिर इंड्यूस्ड होता है। तो ये हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। आगे का एक प्रिंसिपल है, लॉ है, जैसे कि फ्लेमिंग्स
राइट हैंड रूल। तो जैसे लेफ्ट हैंड रूल था फ्लेमिंग्स का कि जो थंब है वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और जो इंडेक्स फिंगर होता है वो हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर होता है वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हम लोग मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन होता था। और मोटर में क्यों एप्लीकेशन होता था? क्योंकि हम लोग को ये थंब यानी डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर फाइंड आउट करना पड़ता था, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो सेम वैसा ही है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब है वो हम लोग को क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। जो इंडेक्स फिंगर है वो भी हमें वही बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर होता है वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग को थंब नहीं फाइंड आउट करना पड़ता है, हम लोग को मिडिल फिंगर यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये एक लॉ है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अब हम आगे देखेंगे, अभी हम जो टाइप्स ऑफ करंट है वो एसी और डीसी। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो जो एसी करंट होता है और डायरेक्ट करंट, तो जो बैटरी होता है, हम लोग जो स्कूल के प्रोजेक्ट्स में जो छोटा बैटरी यूज़ करते हैं उससे जो हम लोग सर्किट बनाते हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। क्योंकि डायरेक्ट करंट में प्लस या फिर माइनस, प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल ये होते हैं। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें प्लस माइनस या फिर पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल नहीं होता है। तो ये जो डीसी करंट होता है और एसी करंट, इन दोनों का जनरेटर होता है वो अलग अलग होते हैं। तो जनरेटर में हम देखेंगे कि कैसे होता है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि डीसी और एसी में फ़र्क क्या होता है। तो जो डायरेक्ट करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड, जो डायरेक्ट करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जीरो होता है, क्योंकि उस डायरेक्शन उसको कैसे रहता है, प्लस से माइनस पे ही आता है, वो प्लस से माइनस, प्लस से जाता है और माइनस पे आता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का ऐसा नहीं है, वो हर एक साइकिल पे अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। अगर एक साइकिल में वो यहाँ से अगर सर्किट से मूव करता है तो नेक्स्ट साइकिल में यहाँ से मूव करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। तो अगर हम उसको ग्राफिकली बताएंगे, तो सपोज ये एक ग्राफ निकाला और ये एसी करंट का ग्राफ निकालेंगे तो ऐसे आएगा, ट्रांसवर्स वेव की तरह, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और अगर मैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी का अगर ग्राफ निकालता तो पहले अभी स्विच ऑफ है, अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड पहले ऊपर जाएगा और फिर उसका वो कांस्टेंट रहता है, और फिर अगर बंद करूंगा तो वापस आता है। तो ये मेरे को एक ऐसे ट्रेपेजियम जैसा उसका ग्राफ मिलता है डीसी करंट का। अभी इन दोनों में हम लोग जो हमारे घर में जो फैंस, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो भी इलेक्ट्रिक आइटम्स है वो चलते हैं एसी करंट पे। अभी एसी करंट पे ही क्यों? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ एप्लीकेशन होता है और जहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम डीसी करंट वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके हमारे घर तक लाएंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो करंट होता है वो लॉस हो जाएगा। तो डीसी करंट ज़्यादा लॉस होता है ट्रांसपोर्ट पे, और जो एसी करंट होता है वो कम लॉस होता है। यानी अगर एसी करंट सपोज 10 एम्पियर वहाँ से हम लोग ने प्रोड्यूस किया और हमारे घर तक आने पे 9 एम्पियर होगा, यानी 1 एम्पियर थोड़ा बहुत लूज हुआ रहेगा, लॉस्ट हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट हम लोग करेंगे तो 50% ही हमें मिलेगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हम लोग एसी करंट क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब बात आते हैं मेन जिस पे हमारा वीडियो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है तो वो हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक मोटर में बताया था कि कुछ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सेम टाइप के क्वेश्चन आता है एग्जाम में इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 5 या फिर 4 मार्क्स के लिए, और वो भी बड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, 10 पॉइंट्स जितना उसमें पूरा लिखना पड़ता है। तो पहले 3 पॉइंट ये होते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये एक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक मोटर कैसा एक डिवाइस था जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसमें मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। तो ये उसका वाइज वर्सा हो गया। और नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। और एक बात है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो हमारे 3 पॉइंट यहीं पर हो गया। अभी आपको 7 पॉइंट लिखना है, तो 7 पॉइंट में हम लोग उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग में इंक्लूड कर देंगे।
अब ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसको एक एनर्जी चाहिए होता है रोटेट करने के लिए, और उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये जो पूरा एक्सल है वो रोटेट होता है और उसी के वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो रोटेट होने के लिए हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, वो हमें मिलता है विंड, जो विंड मिल्स होते हैं, और वाटर, जो डैम से पानी आता है तो वो जो टरबाइन मूव करता है उससे जनरेटर जो रहता है वो रोटेट करता है उसका एक्सल, और उसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और कभी कभी ह्यूमंस भी जो रहते हैं, ह्यूमन, वो भी उसको रोटेट करते हैं, लेकिन उस टाइम हम लोग को स्मॉल एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो ये पूरा डायग्राम है, टेक्सचुअल डायग्राम, जिससे हम लोग को ये इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर समझ में आता है। तो उसके पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड है उसका, ये मैग्नेट से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये साइड है, और ये ABCD ये कॉइल है, ये इसको हम लोग कंडक्टर भी बोलते हैं, और ये कंडक्टर है, और इसमें बीच में आयन रहता है और उसको कॉपर वायर से पूरा राउंड अप किया जाता है, और एक कंडक्टर है। और ये जो AB है, ये आर्म AB स्प्लिट रिंग्स R1 को कनेक्ट है, और जो R1 स्प्लिट रिंग है वो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस B1 को कनेक्ट है, और जो आर्म CD है वो R2 को कनेक्ट है, यानी स्प्लिट रिंग्स 2, और जो R2 है वो कार्बन ब्रशेस 2 को कनेक्ट है। और इलेक्ट्रिक मोटर में भी ये ऐसा था, लेकिन ये दोनों एक साथ थे, एक ऐसे B1 ऊपर है B2 नीचे है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में सेम था, एक पैर, उन लोग लीनियर में थे, और यहाँ पर अपसाइड डाउन है। तो ये एक डिफरेंस है। और हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में देख सकते हैं कि वो एक्सटर्नली जो सर्किट है वो एक सोर्स को कनेक्ट किया था, यानी बैटरी को, और यहाँ पर हम लोग ने गैल्वेनोमीटर यूज़ किया है, क्योंकि अगर इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगा तो होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा। अगर गैल्वेनोमीटर है तो हमें पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो कहाँ से हो रहा है, डायरेक्शन उसका पता चलेगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को पूरे एक पैराग्राफ वाइज में लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ABCD इज अ आर्मेचर, इसको आर्मेचर कहते हैं, और ये एक्सल है, ये बीच का एक्सल, स्प्लिट रिंग्स R1 R2 जिसको कनेक्टेड है वो लिखने का। अभी क्या होता है, हम लोग ने उसको एनर्जी सप्लाई किया, मैकेनिकल एनर्जी, तो सप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये रोटेट होगा। अभी हम एज्यूम करते हैं कि ये ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, ये ऐसे है तो ये ऐसे रोटेट करेगा, यानी जो CD है वो नीचे के डायरेक्शन में जाएगा और AB है वो ऊपर आएगा। तो इससे हम लोग थियोरी, अभी जो थियोरी कैसा है कि जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो चेंजिंग में है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस किया है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो चेंजिंग तो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टर्ब भी हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट आना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट कौन से डायरेक्शन से आएगा, ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा? तो उसके लिए हम लोग ने लॉ पढ़ा जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो यहाँ पर वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वापस मैं आपको बता देता हूँ कि जो थंब है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो ये जो थंब है वो हम लोग ऊपर के साइड प्लेस करेंगे क्योंकि वो अप साइड आ रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हम लोग का जो इंडेक्स फिंगर है वो हम लोग को बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। तो जो कंडक्टर है वो अप साइड जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर है, और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अप साइड जाएगा। तो यानी जो करंट है वो AB से जाएगा और CD से नीचे आएगा। तो अगर हम लोग उसको बाहर के सर्किट से देखेंगे, ये आर्मेचर का है, अगर बाहर से देखेंगे तो B2 से B1 करंट ऐसे फ्लो करेगा, B2 से B1। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो डायरेक्शन है AC करंट, ये जो है वो AC का है, ये AC जनरेटर है। तो AC जनरेटर में जो डायरेक्शन है वो साइकिल्स में चेंज होता रहता है, एक साइकिल में एक डायरेक्शन, दूसरे साइकिल में दूसरा डायरेक्शन। तो ये पूरा 360 डिग्री टर्न करेगा, फिर वापस ये उल्टा होता है। फिर क्या होगा, करंट है वो ऑपोजिट फ्लो होगा, यानी B1 से B2। लेकिन ये जो है ये R1
और B1, इन लोग हमेशा वो R1 B1 से कनेक्ट रहेगा और R2 B2 से ही। इलेक्ट्रिक मोटर में ये इसके साथ आ जाता था और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये दोनों हमेशा इसके साथ ही कनेक्ट रहेंगे। R1 B1 हमेशा कनेक्ट रहेंगे और R2 B2, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। जो भी चेंजेस होगा वो यहाँ पर ही होगा। तो अगर हम लोग को बोल रहे हैं कि 50 हर्ट्ज का करंट है, करंट 50 हर्ट्ज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या, एक सेकेंड में ये जो गैल्वेनोमीटर का नीडल होता है, अभी सपोज करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो नीडल ऐसे बताएगा, यहाँ से फ्लो होगा तो नीडल ऐसे बताएगा। अगर हम लोग को कोई बोलता है, टीचर बोलते हैं द करंट फ्लोज हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी यानी क्या, एक सेकेंड में कितने साइकिल्स होते हैं, तो एक सेकेंड में कितने साइकिल्स होते हैं, सपोज 50 साइकिल्स, तो बोलेंगे 50 हर्ट्ज, उस फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। तो जो 50 है वो साइकिल का नंबर हम लोग को डिनोट करता है। तो यहाँ पर 50 टाइम्स उसका डायरेक्शन चेंज होगा, 50 टाइम्स उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये एक सेकेंड में 50 टाइम्स यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये है पूरा AC जनरेटर। अभी जो हम लोग को DC जनरेटर है वो सेम टू सेम इलेक्ट्रिक मोटर ही है। मैंने आपको जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो डायग्राम बताया था, इलेक्ट्रिक मोटर, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें पूरा सेम टू सेम हम लोग को वही ड्रॉ करना है। और जो हम लोग एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट में जो हम लोग बैटरी यूज़ करते थे, जो हम लोग पावर सप्लाई उसको देते थे, वो निकाल के हम लोग को गैल्वेनोमीटर लगाना है और उसको मैकेनिकल एनर्जी से सप्लाई करना है। तो वहाँ पर करंट फ्लो होगा और वो करंट होगा DC करंट। तो ये AC करंट, DC करंट हम लोग ने सीखा और यहीं पर हमारा चैप्टर भी क्लोज होता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।